बचपन से यही मन था कि जब भी मैं अपनी शुरुआत करूँगी उत्तराखंडी संगीत में तो मैं जीतू बगडवाल से ही करूँगी। हे देना हुए जा देना मेरा खोली का गणेश। फिर लगभग 1.5-1.25 साल उसका ट्रैक बनने में लगा। जब हमने पूरा शूट कंप्लीट कर लिया तो ईशान ने मुझे कहा कि श्रद्धा, हम ये चाहते हैं कि ईशान पूरा सेटअप लगा रहे थे और मैं जो थी वो हर मंदिर में जाके सिरफल चढ़ा रही थी जीतू के नाम का, आछरियों के नाम का। तो युवा पीढ़ी के लिए यही है कि अपने संगीत के साथ समय बिताओ, खुद को खोजने में। एक आर्टिस्ट का जीवन ऐसा होता है कि उसकी तैयारी मरते दम तक चलती है। छुपकू यारा जो कॉम्पोजिशन है वो जौनसार बाबर की तरफ की बेटे गाते थे उसको। अब ये भट्ट जो है ये हमारे यहाँ का एसेंस है। बिल्कुल भूजी जाला भट्ट, अब इसको आप क्या समझाओगे ना। डोखरा को कोणो छुबकु डोखरा को कोणो। छुबकू यारा में मुझे बहुत मैसेजेस आए कि छुबकू का क्या मतलब है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोक संगीत के वाद्यों का प्रयोग, जो ढोल दमो तो हम ले लेते हैं, हुड़का ले लेते हैं, खुशी से गिटार और कीज पकड़ लेते हैं, वो उतनी ही शिद्दत के साथ में भकोरा भी पकड़ेंगे और रणसिंघा भी पकड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम पैलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे नए एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आ गई मैं अपना नया एपिसोड लेकर। आज के हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो जीतू बगडवाल के लिए जानी जाती हैं। समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा कुहुप्रिया जी की। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार प्रियांशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ मैम। कैसा लग रहा है आपको शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी जो टीम है इतनी हार्ड वर्किंग है और प्लूनिक्स प्रोडक्शन के एपिसोड्स में देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ होने से। थैंक यू मैम। तो मैम, सबसे पहले हम बातचीत तो शुरू करेंगे ही, पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि श्रद्धा कुहुप्रिया, कुहुप्रिया जो नाम है वो कहाँ से आया? अच्छा, तो कुहुप्रिया नाम मैंने ही खुद को दिया है और इसके पीछे की कहानी ये है कि बचपन से एक शौक़ था मेरा कि मुझे हमेशा अलग-अलग नाम से पुकारा जाए। तो 2-3 महीने के लिए एक नाम वैलिड रहता था, तो मैं माँ को कहती थी कि अब मुझे ना शीतल कहना, ये नाम मुझे बड़ा पसंद है। फिर कुछ टाइम मेरा नाम सिमरन भी था। उसके बाद कुहुप्रिया पे आके ज़ीरो डाउन हुआ कि ये मेरा निकनेम जो है ये बेस्ट है, मुझे इसी नाम से पुकारो। जी। तो ये तो हुई बचपन से एक मेरी फ़ितरत जो थी नाम बदलने की। और कुछ यूँ हुआ कि कोविड काल में जब मैंने एक कमबैक किया अपने संगीत में, संगीत जगत में, और फिर से प्रोफेशनली गाना शुरू किया, तो कुहुप्रिया मेरा स्टेज नेम था जी। जिससे लोग मुझे पहचानते थे और कुहुप्रिया नाम को बहुत प्यार मिला। तो श्रद्धा कुहुप्रिया मेरी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। जी। तो यही राज है। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कमबैक किया, तो बीच में इतना गैप किस वजह से था? गैप इस वजह से रहा कि मेरी पूरी शिक्षा संगीत में ही है, जी। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद मंच प्रदर्शन भी मैंने 2-3 साल तक किया। और मेरी जो तालीम चल रही थी पंडित श्रीदत्त शर्मा जी से, नाद योगी, ध्रुपद के गायक, और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत गुरुओं से, गुणीजनों से मैंने सीखा है, लेकिन उनकी बात ही कुछ अलग थी। जी। उनका स्थान मेरे जीवन में गुरु, पिता और बहुत ही नज़दीकी था। तो 2016 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका निधन हो गया। अचानक उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो इस चीज़ का मेरे ज़हन पे बहुत प्रभाव पड़ा और कुछ समय ऐसा हुआ कि संगीत से मैं बहुत दूर चली गई। आप समझिए कि एक योग निद्रा जिसे हम कहते हैं, कि ना सुना, ना गाया, ना परफॉर्म किया। तो वो 10 साल का एक बहुत बड़ा लम्हा ऐसा रहा जब अपने गुरुजी के वियोग में मैंने संगीत को छोड़ दिया। फिर मुझे नहीं पता कि कोविड काल में कहाँ से ये ख़्याल आया मेरे मन में कि मैं एक स्टार मेकर छोटा सा ऐप है, जी। उसको एक्सप्लोर करूं और देखूं उसमें बॉलीवुड के ट्रैक्स क्या क्या हैं। जब मैंने वहाँ गाना शुरू किया तो मेरे लाइव प्रोग्राम में शुरुआत में 25-30 लोग होते थे और 3-4 महीने के अंदर मेरे लाइव पर 2-3 हज़ार लोग बैठने लगे। तो वहाँ से मुझे एक एहसास हुआ कि
शायद इमारत अभी पूरी तरह से ढही नहीं है, अभी भी थोड़ा दम है आवाज़ में, और शायद यही है जिसको मैं इतने समय से खोज रही थी खुद को। ये जो 10 साल का मैं समझ रही थी कि मेरे गुरुजी से वियोग है मेरा और मैं शायद अब नहीं गा पाऊँगी, तो उन्हीं का कुछ आशीर्वाद ऐसा दोबारा मुझे मिला कि उन्होंने मेरे अंदर वो लौ जगाई कि तुम संगीत के लिए बनी हो। जी। उनका बहुत अरमान था कि वो मुझे निरंतर मंच पर गाते हुए देखें। तो उनका आशीर्वाद और मेरी माँ जो मेरी पहली गुरु रही हैं, जी। तो उनको भी बड़ी मायूसी रहती थी कि ये गाती नहीं है अब। तो उनके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी कोविड काल में, तो वहाँ से मुझे लगा कि गाना छोड़ना नहीं है, गाने को बरकरार रखना है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अपने बचपन के बारे में हमें बताया कि आपकी जब कोविड काल था उस वक़्त आपकी मम्मी को काफ़ी बुरा लगा कि आप गा नहीं रही हैं उससे पहले। तो बचपन से ही आप संगीत गाती आ रही हैं जी, या? इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मेरा जन्म एक सांगीतिक परिवार में हुआ। जी। मेरे नाना जी का उत्तरकाशी में उत्तराखंड संगीत महाविद्यालय लगभग 50 वर्ष पुराना इंस्टीट्यूट रहा, और सौभाग्यवश ऐसे परिवार में मैं जन्मी। 4 महीने की उम्र से ही मुझे वो संगीत का माहौल घर में मिलने लगा, और माँ भी मेरी गाती थी शास्त्रीय संगीत। मेरे मामा तबला वादक हैं, दिगंबर प्रसाद बलोनी, और मेरे नाना जी वायलिन बजाते थे। जी। और घर में एक गुरुकुल का माहौल रहता था। हर वक्त 25 से 30 स्टूडेंट्स हमारे घर में रहते हैं। कोई सुबह का राग गा रहा है, कोई शाम का राग गा रहा है। तो वो जीन्स में और इनबिल्ट था भी, और वो माहौल मिला तो उससे संगीत और मेरे अंदर आया। जी। और क्या आपको याद है अपना कोई सबसे पहला गाना जो आपने गाया? जी, 4 वर्ष की उम्र में मैं क्लास प्रेप में थी, और मैंने भीम पलासी राग परफॉर्म किया, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जिसने तबला बजाया, जी। और राग भीम पलासी अपने स्कूल में मैंने परफॉर्म किया, और उसके बाद वो सिलसिला बनता चला गया कि हर वर्ष एनुअल डे में एक शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ज़रूर होगी श्रद्धा पांडे के जी। तरफ से। तो बस सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। तो जैसे आपने बताया कि शास्त्रीय संगीत आपने बचपन से कैरी किया है, तो उत्तराखंड फ़ोक में कैसे आपने कनेक्ट किया या किस तरीके से उत्तराखंड फ़ोक में आए आप? जी, तो यूँ हुआ कि उत्तरकाशी में मेरी माँ शास्त्रीय संगीत तो परस्यू कर ही रही थी, जी। और वो उत्तराखंडी संगीत में भी बहुत उनका एक्सपीरियंस था। वो बहुत से प्रोग्राम्स कराती थीं, और मेरे मामा ये लोग फ़ोक म्यूज़िक में बहुत थे। तो कला दर्पण की तरफ से भी जितने कार्यक्रम होते थे तो उसमें माँ गाती थीं। तो जो ये लोक संगीत है, फ़ोक है, ये मुझे उनकी तरफ से सुनने को मिला। और उत्तरकाशी में जितने भी फ़ोक आर्टिस्ट थे वो हमारे घर में आते थे, उनकी महफ़िल होती थी। तो आज तक मैंने ये जो भी गाया है, ये वो है जो मैंने सुना है, जी। जो मैं आत्मसात कर चुकी हूँ अपने अंदर, तो उसको परफ़ॉर्म मैं बेटर कर पाती हूँ। देखिए, लोक बचपन से आप संगीत, हाँ, उसे। लोक संगीत वो है लोगों का गीत जी, जो बिल्कुल। लोग पुराना गाते थे। आज हम क्या करते हैं कि उससे इंस्पायर होकर अपना एक ऐसा काव्य रचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काव्य, जी, लिरिसिस्ट बिल्कुल। आता है पिक्चर में, वो कुछ ऐसा बनाता है जिससे लोग ताल्लुक़ रख सकें, कनेक्ट कर जिससे सकें। लोग कनेक्ट हो सकें। जी। उसके बाद हम कोई ऐसी धुन बनाते हैं, जैसे ज़्यादातर वृंदावनी सारंग, दुर्गा, पहाड़ी राग में ही सारे गाने हमें एक जैसे क्यों लगते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी इंस्पिरेशन यही है। जी, हमने बिल्कुल। यही सुना है पहले। जी। हमारे जितने भी गुणीजन रहे हैं जो गाते थे, तो उससे इंस्पायर होके हम आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जी। तो इस तरीके से आपकी एंट्री फ़ोक में हुई। हाँ, तो और मेरा एक ये विज़न था, क्योंकि मेरी माँ अ, लोक संगीत में गाती थी। उन्होंने काफ़ी फंडरयाल जी के साथ और संतोष खेतवाल जी के साथ जी। 2-3 एल्बम्स भी की। पर कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि वो बहुत लंबे समय तक रिकॉर्डिंग लाइन में अ, बरकरार नहीं रह पाईं, क्योंकि उनके पास और भी ज़िम्मेदारियाँ थी, घर की और मेरी। बिल्कुल। तो मेरी माँ का एक ये स्वप्न भी था कि तू थोड़ा उत्तराखंडी संगीत भी गा। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। और बचपन से यही मन था कि जब भी मैं अपनी शुरुआत करूँगी
उत्तराखंडी संगीत में, तो मैं जीतू बगडवाल से ही करूँगी। अच्छा, ये बचपन से बन गया ये था। एक क्लैरिटी हमेशा से थी। बचपन मतलब जीतू बगडवाल मेरे बहुत करीबी कॉम्पोजिशन है मेरे दिल के, और मैं यूँ ही चलते-फिरते उसे गाती रहती थी। लेकिन अगर मैं कोविड काल की बात करूं, जब मैंने दोबारा संगीत में पैर रखा जी। और दोबारा संगीत के प्रति मेरी ऊर्जा बनती चली गई, जी। तो उस वक्त मेरा विजन यही था कि जागर करना है, इसी से शुरुआत करनी है। अगर शुरुआत करूंगी तो जीतू बगडवाल और तो इसी जीतू से। बगडवाल से होगी। तो क्योंकि ये कॉम्पोजिशन मुझे, जैसे कहते हैं, मैं जितनी बार इसे गाती हूँ या जितनी बार इसे सुनती हूँ, मुझे लगता है कि इसमें ये बात है जो सबसे हटके कनेक्ट है। हो जाए। और देखिए, जीतू बगडवाल जागर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत पुराना जागर है, बिल्कुल। और उसे इतने लोगों ने गाया है और इतनी खूबसूरती से। मुझे लगता है कि बहुत से सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा इसे गाया है, बिल्कुल। और कहानी भी इतनी विस्तृत और इतनी लंबी है कि उसको समराइज़ करना बहुत मुश्किल है। पर हम जितनी इम्पॉर्टेंट जगहें कवर कर पाए एक कहानी के सेटअप में, 7 से 8 मिनट की कॉम्पोजिशन में, बिल्कुल। हमने उतना किया। ये बिल्कुल। प्रयास रहा। तो जीतू बगडवाल की जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि आपका था कि फर्स्ट जो मैं डेब्यू निकालूंगी वो मेरा जीतू बगडवाल ही होगा। जी। तो वो आपके चैनल से ना आकर पांडवास के चैनल से क्यों? जी, ये एक्चुअली जीतू बगडवाल की जो शक्ल है उसको वो एक गाने के रूप में जो आप लोगों को दिखा है, उससे पहले की 2.5 साल की कहानी है। जीतू बगडवाल 2.5 साल में बना है। काफ़ी लंबा टाइम। काफ़ी लंबा समय लिया, और मुझे लगता है जहाँ सृजनात्मकता होती है, जहाँ हम सृजन करते हैं, क्रिएटिविटी अपनी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ शायद वक्त लग भी जाता है। बिल्कुल। तो हुआ यूँ कि कोविड काल में पांडवास का एक रंछड़ा मैं बहुत सुना करती थी, जी। और उसका अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। तो जीतू बगडवाल को अरेंज करने के लिए मेरे दिमाग में तब से ये था कि मैं ईशान से बात करूँगी कि मुझे इसमें लोक संगीत की मर्यादा बनाते हुए कुछ क्रिएटिविटी चाहिए। जी। मेरा ये विज़न है, अब आप बताइए कि आप इसे कैसे करेंगे। जी। तो कोविड काल में मैंने उनको कांटेक्ट किया, और फ़ोन पे ही हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, दिल्ली टू देहरादून। मैंने कहा, ईशान, ये एक जागर है और मैं चाहती हूँ कि इसे आप अरेंज करें, और आप बताइए। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम करते हैं, आप मुझे क्लिक पे गा के भेज दीजिए। और मैंने एक क्लिक पे और तानपुरे पे गा के वो कॉम्पोजिशन उनको भेज दी। उनको भी पसंद आई। फिर लगभग 1.5-1.25 साल उसका ट्रैक बनने में लगा। अब बन तो गया, लेकिन उसका वीडियो कैसा करना है, ये बहुत लंबे समय तक सोच चलती रही कि कहाँ करें, कैसे करें। फाइनली हमने यमुनोत्री के पास में कुर्सिल गांव चुना कि हम इसे इस तरह से करेंगे कि ये एक लाइव परफॉर्मेंस लगे, क्योंकि जी। जीतू बगडवाल में अब कहानी अपने आप में इतनी एनरिचिंग है कि कई बार कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि आप उसमें क्या वीडियो करेंगे। तो लाइव बैंड का लुक दे के अगर हम उसको कर पाएँ, हमने वो किया। और तय तो यही था, मेरे दिमाग में भी था कि मेरे चैनल पे जो पहला उत्तराखंडी गीत होगा वो जीतू बगडवाल होगा। तो जब हमने पूरा शूट कंप्लीट कर लिया तो ईशान ने मुझे कहा कि श्रद्धा, हम बहुत समय से एक धुयाल सीरीज़ प्लान कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड्स निकालेंगे। हम ये चाहते हैं कि धुयाल सीरीज़ का पहला एपिसोड जो है वो जीतू बगडवाल हो। तो मैंने कहा, अच्छा, खुशी भी हुई कि ये जो काम हमने किया है ये ईशान को पसंद आया है। जी। और लेकिन फिर वहाँ पे एक डिलेमा ये था कि इसको बहुत समय तक मैंने अपने पास संजो के रखा है। आज ये है कि जब उस चीज़ की पूरी शक्ल हो गई तो मैं किसी को दे रही हूँ कि ठीक है, आप इसे अपने चैनल पे निकालिए। बहुत टफ डिसीजन था, बट उन्होंने इस टफ डिसीजन को आसान करा। उन्होंने कहा, देखिए, आप तो अभी शुरुआत कर रही हैं, आपके चैनल पे हार्डली 300-400 व्यूअर्स हैं, तो हमारा चैनल बड़ा है, तो आप जीतू बगडवाल यहाँ से आएगा तो इसको भी एक
विजन मिलेगा, इसको बिल्कुल। भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है ईशान, नॉट अ बैड डील, आप इसे अपने चैनल से रिलीज़ करिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि इतना फेमस जागर, और हमारी जो युवा पीढ़ी है जिनको जागर शैली जिन्होंने इतनी नहीं सुनी है, पर उस म्यूज़िकल अरेंजमेंट और ये जो हमने पूरा क्रिएट किया है, बिल्कुल। एटलीस्ट वो उसका कुछ अंश तो जान पाए, पूरी कहानी ना सही, कहानी के छोटे छोटे इंसिडेंट्स को चाहे हमने थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ा दिया हो, पर वो आज जानते तो हैं। और जब मैं देखती हूँ इंस्टा पे कि जब भी कोई इंसान किसी मंदिर में जा रहा है तो वो बस दैणा हुए जा दैणा मेरा खोली का गणेश ये बिल्कुल। बज रहा है, इतनी रील्स लोगों ने इतना प्यार दिया, तो यही बहुत है, मतलब बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। इनफैक्ट ये लोगों ने इस कॉम्पोजिशन को इतना प्यार दिया और बिल्कुल अपने अंदर समा लिया कि जिस जहाँ पे तरीके भी से आपने उसे बच्चे की तरह संजो के रखा था, उस जी तरीके से उत्तराखंड वाले उसको इस तरीके से रखते इस हैं कि तरीके से लेते हैं। और मेरा डेब्यू था, और आपका डेब्यू, आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस इतना लोकप्रिय हो जाए तो उससे अच्छा तो आप के लिए वो एक आशीर्वाद है बिल्कुल। ऊपर वाले का, कि आपने जो सोचा था, जो आपको लगता था कि ये कॉम्पोजिशन में बहुत दम है, तो मेरी सोच सही थी, बिल्कुल। वो तो कॉम्पोजिशन में दम है। उत्तराखंड के लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा वो जो जी, वो उससे कॉम्पोजिशन रिलेट है, कर पाते हैं। हाँ, उससे रिलेट जबकि आप देखिए कि धुन पारंपरिक है, हाँ, ठीक है, लिरिक्स पारंपरिक हैं। ऐसी चीज़ों में ये दावा करना कि भाई लिरिक्स हमारे हैं या कॉम्पोजिशन हमारी है, मुश्किल है। आप कॉम्पोजिशन में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जड़ों की ही है ये। और हमारे जैसे मैं कहूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो उसको ऑलरेडी गा चुके हैं और बेहतर ही गाया है उन्होंने, पर फिर भी उनके आशीर्वाद से या उनको सुन सुन के जो हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, जी। ये है। तो जैसे आपने बताया कि जीतू बगडवाल का जो आपने शूट किया था वो यमुनोत्री में किया था, और हमारे पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि जीतू बगडवाल अभी भी अवतरित होते हैं, जी, अभी भी आते हैं। तो ऐसा कोई सुपरनैचुरल पावर वहाँ पे फील करी जब आप वो शूट के दौरान, या ऐसा कोई एक्चुअली देखिए इंसिडेंट? मेरा देवी देवताओं पे बचपन से बहुत ही विश्वास रहा है, दृढ़ विश्वास। बिल्कुल। और कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरी नानी बहुत मानती थी, तो हम देवी देवताओं के मंदिर खूब आना जाना होता था। तो जीतू बगडवाल को रिकॉर्ड करने से पहले वहाँ कुरसल गांव में सोमेश्वर देवता का भी मंदिर है, और वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है। तो पहले तो हमने मतलब ईशान पूरा सेटअप लगा रहे थे, और मैं जो थी वो हर मंदिर में जाके सिरफल चढ़ा रही थी, जीतू के नाम का, आछरियों के नाम का, हाँ, क्योंकि और देवताओं के नाम का, कि क्योंकि ये ओपन स्पेस में हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पहाड़ों में हैं, चल रही जी, हैं। वही। तो उसको रिकॉर्ड करने से पहले हमने वहाँ के जो क्षेत्र देवता हैं, जो जितने भी देवगण हैं, उनके नाम का सिरफल वगैरह चढ़ाया। और उसके बाद डे 1 हमने शूट किया। तो बेसिकली लाइटिंग चेक करनी थी क्योंकि सब कुछ नेचुरल लाइट में था। तो एक दिन तो ड्रेस रिहर्सल हुआ, दूसरे दिन हमने उसको पूरा शूट किया। और मुझे लगता है कि क्योंकि सही तरह विधि विधान से पूजा करके हमने शुरुआत की, तो सब कुछ बढ़िया आ रहा। तो ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आई। बाकी ये था कि खेतों में इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स ले जाना, तो हाँ, टीम के बहुत एफर्ट्स हैं उसमें, वो चैलेंजेस थे। अगर आपने BTS देखा हो, ईशान ने डाला भी है यूट्यूब पे, कितने बड़े बड़े स्पीकर्स जो आर्टिस्ट उनके बैंड के हैं वो उसको उठा रहे हैं, खेतों में लेके जा रहे हैं। तो मेहनत बहुत मेहनत है उसमें, बहुत मेहनत लगी। बहुत मेहनत है। और आपके पास कोई लेबर्स नहीं है वहाँ पे जो आपको हेल्प कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट आपको दिख रहे हैं वही उठा के उसको लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये काबिल तारीफ़ है। ये जो जज्बा है ये हमारे पहाड़ियों में ही है। बिल्कुल। कि वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छा मैं अटैची भी उठा लूँगा और मैं स्पीकर भी उठा लूँगा और उसके बाद मैं गिटार भी पकड़ लूँगा, तो ये वाली बात है। तो जब जीतू बगडवाल की इतनी बात हो चुकी है, तो क्यों ना उसकी 2 लाइनें? जी ज़रूर। हे देना हुए जा देना मेरा खोली का गणेश, हे देना हुए जा देना मेरा मूरी का नारायणा, हे देनी हुए जा देनी मेरी कुल की भगवती, हे देनी हुए जा देनी भगवान लो
कोटा की कुटेटी, हे दैणी हुए जा दैणी तू मेरा कुल की भगवती, हे दैणी हुए जा दैणी भगवान लो कोटा की कुटेटी। बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये गीत तो जितनी बार भी सुन लो उतनी बार आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो। जी, और इस गीत को गाते हुए आपके शरीर में भी एक ऐसी रेजोनेंस आपको महसूस होती है कि आपको लगता है कि आपके चारों तरफ आपके देवी देवता बिल्कुल मौजूद हैं। आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमने बात करी जीतू बगडवाल के बारे में, हुँ। आपका एक शौक है कि बोल भी गाना आया था, जी, तो जी। उसके पीछे की क्या कहानी थी? संकल्प खेतवाल के साथ आया आपका वो जी। गाना। सन 91 में चौपट हुए ग्याई रामा स्टूडियो की तरफ से एक एल्बम आया था, जो संतोष खेतवाल जी और दुर्गा पांडे मेरी माँ, इन दोनों ने उसमें गीत गाए एक साथ, जी। और 6-7 गीतों का वो एक एल्बम था। तो शौक है कि बोल उसमें एक गीत था जो मेरे दिल के बहुत करीब था। तो मेरा मन था कि मैं उसको रिक्रिएट करूँ, उस तो गाने को। बेसिकली आपने रिक्रिएट हाँ, किया मैंने है। रिक्रिएट किया और मैंने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि मैं संकल्प से ही बोलूँ। बिल्कुल। संकल्प के पिताजी ने ये गाना गाया है, तो जी। संकल्प से अच्छा कौन इसको उस मार्मिक तरह से समझ पाएगा। तो संकल्प को मैंने फिर कांटेक्ट किया दिल्ली से, तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ बिल्कुल करते हैं ये कॉम्पोजिशन। तो फाइनली 1.5-2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट भी हमारा शक्ल ली इस प्रोजेक्ट ने, और मुझे लगा है बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। जी, ये काफ़ी मतलब वो भी बिल्कुल ही हटके था वो सॉन्ग भी, जी। और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें खुद टाइप के एक बोल सकते हैं या एक खुदेड़ गीत, और जिसे कहते हैं प्यार भी है, लॉन्गिंग भी है हाँ, अपने वो लिए, और उसमें जो उसकी जो धुन है जो संतोष खेतवाल जी ने बनाई है, और उसमें जो उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी मयाली सी धुन है वो, बिल्कुल, जिसमें आपको खुद लगती है जब किसी की, तो आप जब किसी को याद करते हैं, तो बिल्कुल। बिल्कुल वो इमोशंस उसमें हैं। तो मुझे लगा शायद ऑडियंस ने भी उसको महसूस किया है, जी, लिसनर्स ने भी। बिल्कुल। तो जैसे आजकल का जो टाइम है, आजकल की जो जनरेशन है उसे डांसिंग नंबर्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, हुँ। बट आपके जितने भी गाने हैं उसमें हल्का सा कहीं न कहीं खुदेड़ है, हुँ। कहीं न कहीं वैसे हैं। हुँ। तो उसका आइडिया कहाँ से कि खुदेड़ ही बनाना है या किस तरीके से? अ, देखिए, मैं वो मेरा अपना निजी जिसे कहती हूँ कि प्रेफ़रेंस है, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मुझे रोमांटिक गाने और खुदेड़ गीत मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैं वही गाती हूँ जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल। अभी तक वो नहीं सोच पाई कि जो व्यावसायिक रूप से चले, उस पे काम करूँ। हो सकता है कोई मेरा गीत ऐसा भी हो जाए जो डीजे पे गाने चलने योग्य हो, या जिस पे लोगों के पैर थिरकें। तो लेकिन जो सोच रहती है वो ज़्यादातर यही रहती है कि जिस गाने से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। जैसे नेओ के साथ भी मेरा गाना बिचारी पियारी था, तो अगर आप देखें वो भी खुदेड़ गीत है। तो मुझे लगता है कि उन गीतों में पहाड़ की खुशबू ज़्यादा है। बिल्कुल, एक मैं बोल सकती हूँ कि एक प्रेमी शायद उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए, और वो भी अगर पहाड़ के हैं हाँ, वो तो। मीठे गीत जो हमारे पहाड़ के हैं ना, जो हम लॉन्ग ड्राइव्स पे लगातार सुनते हैं, बिल्कुल, तो वो वाला जॉनर है। तो पर्सनली मुझे ये जॉनर पसंद है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे गीत गीत निकालते बनाती हैं। हूँ और गाती हूँ। बिल्कुल, तो अब जब आपने यहाँ पे रोमांटिक चीज़ों के बारे में बात की है, तो हुँ। आपकी शादी किस तरीके से हुई? मतलब कैसे हैं आपके हस्बैंड, और आपको करियर को लेकर कितना सपोर्ट करते हैं? जैसे कि शादी से पहले भी आप गाती रही हैं, हुँ। अभी शादी के बाद भी गा रही हैं, तो कुछ चेंजेस थे या चैलेंजेस थे? जी, शादी मैंने अपनी पसंद से ही की है, ये लव तो मैरिज है, और प्रोफ़ेशन से वो सिविल इंजीनियर हैं। तो सपोर्ट की बात कहूँ तो जिसे कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चे के लिए रखता है ना, एक गार्जियन जो होता है, वो जिस तरह से संरक्षण करता है एक जी, बच्चे का, तो उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में उनका रोल रहा है। और शादी से पहले उन्होंने मुझे गाते हुए भी देखा, मेरा वो फ़ेज़ भी देखा जब मैं
गाना नहीं चाहती थी, तब भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सी लोगों की बातें सुननी पड़ती थी कि अरे आप तो गोल्ड मेडलिस्ट, एमए गोल्ड मेडलिस्ट, आप तो क्लासिकल परफॉर्मेंस देती थी, क्या हो गया, एकदम से गाना छोड़ दिया। तो ऐसे सवाल जब मुझे परेशान करते थे और उनका जवाब मेरे पास नहीं होता था, तब भी उनका सपोर्ट मुझे बहुत रहा। और जब कोविड काल के बाद मैंने आज सोचा कि मैं दोबारा से संगीत जगत में शिरकत करूँगी, अपने मन का काम करूँगी, तो आज भी उनका, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे। और सिर्फ उनका ही नहीं, मेरी माँ का भी, और यहाँ मैं कहना चाहूँगी मेरे बच्चों का भी, क्योंकि जिस वक्त मैं स्टूडियो में काम करती हूँ और जिस वक्त मैं अपना अभ्यास करती हूँ, अब उनको पता है कि माँ एक सिंगर है और अगर वो रियाज़ कर रही है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए समझना, बहुत बड़ी बात 12-13 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चे का ये समझना कि माँ ने एक राह पकड़ ली है और वो हर वक्त नहीं अवेलेबल हो सकती। बिल्कुल। तो ये भी मैं मानूंगी कि ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे ऐसे प्यारे बच्चे दिए बिल्कुल। जिन्होंने अपनी माँ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं जैसे आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ नए बच्चे भी हैं जो सिंगिंग में जाना चाहते हैं, जो उत्तराखंड फोक में अपने आप को, आपकी तरह उनका भी सपना है कि वो डेब्यू करें और उत्तराखंडी फोक से ही अपने डेब्यू सॉन्ग्स निकालें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा मैं तो अभी खुद ही सीख रही हूँ, मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानती हूँ, एक गवैया जो अपने मूड के हिसाब से गा रहा है। लेकिन मुझे जो अपनी युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना है वो ये देना है कि अपने ऊपर पहले काम करें, सीखने पर काम करें। संगीत एक गुरुमुख विद्या है, जो किसी गुरु के सामने बैठकर आप अपनी आवाज़ बनाते हैं, अभ्यास करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तैयारी पर कम ध्यान देते हैं बच्चे, और उनको लगता है कि हम ट्रैक पहले बना लें, यूट्यूब चैनल पहले बना लें। तो मैं खुद आपको बताऊं कि मेरे गानों के बीच में गैप्स रहते हैं 2-3 महीने के। वो क्यों रहते हैं? ट्रैक रेडी होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा और शायद मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, या अभी और अभ्यास करके इससे और बेहतर मैं बना कर सकते हैं। पाऊँगी। तो युवा पीढ़ी के लिए यही है कि अपने संगीत के साथ समय बिताओ, खुद को खोजने में, बजाय इसके कि जब आप गाएंगे तो आपको लिसनर्स का वैलिडेशन मिले कि वाह क्या आर्टिस्ट है। वो मिल जाएगा, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना तो जी। उसने आना ही आना है। तो संगीत के साथ अपना थोड़ा वक्त बिताएं और सीखें, पहले पूरी तरीके से तैयारी, हाँ तैयारी। तैयारी बहुत और मैं ज़रूरी आपको है। बताऊं, एक आर्टिस्ट का जीवन ऐसा होता है कि उसकी तैयारी मरते दम तक चलती है, ये भी एक सत्य है, आप जी। उससे छूट नहीं सकते। पर आवाज़ को तैयार करना और स्टेज पे परफॉर्म करना, गाने रिकॉर्ड करना, उससे पहले थोड़ा अपने संगीत के साथ वक्त बिताएं। तो अब मैं बात करना चाहूँगी आपसे यारा छुपकू जो गाना आया था उसके बारे में। जहाँ तक मैंने समझा उसमें कॉन्वर्सेशन है, जहाँ तक मुझे उसमें ऐसा लगा, बट उसमें छुपकू कहीं नज़र नहीं आए। जी, यही ट्रिक थी कि लोग सोचें कि ये छुपकू है कौन। बेसिकली छुपकू प्यार का दिया हुआ नाम है अपने प्रेमी के लिए। और छुपकू यारा जो कॉम्पोजिशन है वो जौनसार बाबर के तरफ की बेटे गाते थे उसको। और ये जी। भी उत्तरकाशी में एक भरत सिंह राणा जी थे, वो जब हमारे घर में बैठकी के लिए आते थे और महफिल जमती थी तो वो इस गीत को गाया करते थे। तो छुपकू यारा का जन्म तो वहाँ से हुआ। और जो उसमें पूरे गाने में मतलब है वो तुकबंदी का गाना है, जैसे हमारे शादी के गाने होते हैं ना कि डोखरक कोणु छुपकू डोखरक कोणु तो मेरी सौगंध छुपकू भौंक अखी नहीं रोणू, कि हम उसको डेली टास्क से तुकबंदी करके राइमिंग करके हम बना रहे हैं। गाँव के गीत ऐसे ही होते हैं, जी। उसमें बहुत सारा, क्योंकि यही एक गाना था जिसमें मैंने अपना हिंदी ट्रांसलेशन नीचे नहीं रखा, वरना सौंक है कि बोल में और जीतू बगडवाल में, है। सब में, क्योंकि मेरे हिंदी लिसनर्स भी हैं, मैंने उसमें एक ट्रांसलेशन में नीचे डालती हूँ। छुपकू यारा मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तुकबंदी का गाना है। ताकि हाँ, भूजी जाला भट्ट छुपकू भूजी जाला भट्ट। अब ये भट्ट जो है ये एक हमारे यहाँ का एसेंस है। बिल्कुल भूजी जाला भट्ट, अब इसको आप क्या समझाओगे ना, सही कि बात। भूज जाएंगे भट्ट, भूज जाएंगे भट्ट हाँ, छुपकू, उस चीज़ है को ना। नहीं। तो
त्वे मिलन ओल छुबकू सयाणों का घट। अब घराट घट ये सब जिन्होंने देखा होगा वो उसको खुद ही समझ सकते हैं। बिल्कुल तो ये इसको गाने सारे तुकबंदी के हैं। तो इस चीज से लोग फिर कनेक्ट कर पा रहे थे कनेक्ट कि डायरेक्ट उससे हाँ, मैंने लिखा लेकिन कि छुबकू यारा में मुझे बहुत मैसेजेस आए कि छुबकू का क्या मतलब है। तो मैंने उनका जवाब दिया कि ये प्रेमी को प्यार से कहा जा रहा है छुबकू। छुबकू जो है वो प्रेमिका ने अपने प्रेमी को हाँ, प्यार से हाँ, नाम दिया है। छुबकू यारा, और वो उसी के लिए गा रही है। और वीडियो में हमने छुबकू को दिखाया नहीं कि क्योंकि छुबकू कोई भी हो सकता है। तो वो चीज हर किसी के जिसने भी वो गाना देखा होगा ना, हुँ। वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ यही सोच रहा है कि आखिर छुपकू इसमें कौन सा वाला लड़का है, अगर है भी छुपकू तो कौन सा वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे जी, हैं वो जी। बहुत सारे हैं, जी, बट फिर वहां समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि नायिका तो है हाँ। पर नायक नहीं है बस वहां नायक पर। को हमने छुपा के रखा है छुबकू को, ताकि छुबकू जो है वो खुद ही सुनते हुए गाना समझ जाए कि ये गाना मेरे लिए है। मेरे लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने ये छुपकू के बारे में भी बात करी, तो आपके चैनल पर जहाँ तक मैंने देखे फोक से रिलेटेड भी सॉन्ग्स हैं, बट अभी जो आपका बरस सॉन्ग आया था वो थोड़ा हटके है। जी, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो क्लासिकल बैकग्राउंड है और गज़लें मैं बहुत पहले से गाती आई हूँ, और मेरे चैनल पे गज़ल का कंटेंट भी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक उत्तराखंडी गीत और एक गज़ल इस तरह से एक सामंजस्य बैठा सकूं कि मैं हिंदी भी गाऊं, जो मेरी हिंदी ऑडियंस है, और उत्तराखंडी संगीत में तो मैं यही कह सकती हूँ कि एक तरीके से मेरा ट्रिब्यूट है ये अपने जी उत्तराखंड के लिए और अपने लोक संगीत के लिए। हम तो एक बहुत छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ, मैं अपना प्रयास बहुत छोटा-सा मानती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े जो कर गए हैं, बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचना तो मुमकिन नहीं है। पर हाँ, उनका आशीर्वाद हमें मिले और उनके गानों से हम इंस्पायर हो जाएँ, इंस्पायर होके कुछ ऐसा बना पाएँ, जो लोगों को पसंद आए। जी, तो बरस जो सॉन्ग था उसका मैंने वीडियो देखा था, उसमें प्रॉपर बारिश हो रही है, तो इंतजार किया था प्रॉपर बारिश का या? नहीं, वो बारिश के लिए इक्विपमेंट आता है, जिसमें करीब 100 से 200 लीटर पानी चाहिए होता है आपको, अच्छा। और वो बड़े-बड़े शावर्स होते हैं। तो वो हमने लगाया उसमें, क्योंकि बारिश का मौसम तो था, पर ऐसी बारिश नहीं हो रही थी जो हमें हर सीन के बैकग्राउंड में दिख पाती। हाँ तो वो उसके लिए हमने टेक्निकल हेल्प लिया। बिल्कुल। तो छुपकू के बारे में बात हुई है और आपने प्रिय जिसे बोला है कि छुपकू प्रेमी के लिए है, हाँ, तो अपने प्रेमी के लिए एक बार छुपकू यारा। जी, जी, ज़रूर। डोखराको कोणो छुबकु डोखराको कोणो त्वे मेरे सुगंध छुबकु भौंक खीनि रोणो त्वे मेरे सुगंध छुबकु भौंक खीनि रोणो सुखिनाली चौरला बाखरा गोरु नाली गोरु छोड़ दे मेरे कमरे यार मैं बिरानी जोरू छुबकु यारा छुबकु यारा छुबकु यारा छुबकु यारा छुबकु यारा। बहुत ही बेहतरीन। और आपके प्रिय जब ये सुनेंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। जी, जी, ज़रूर। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि किस हुँ, तरीके से जो डांस सॉन्ग्स हैं उनमें भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल उत्तराखंडी फोक को, हुँ, तो फ्यूजन को लेकर आपका क्या थॉट है? जिस तरीके से रैप को गढ़वाली में किया जा रहा है, हुँ। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? फ्यूज़न बिल्कुल होना चाहिए, और फ्यूज़न से क्या होता है कि हमारी पुरानी चीज़ें जो हैं वो भी सामने आती हैं एक नए तड़के के साथ में। बिल्कुल। जिसे हम खाने-पीने में भी करते हैं ना, कि पराठा पिज़्ज़ा घर में बना लेते हैं, जी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और आटे का गुण भी होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि फ्यूज़न्स आने भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से किया गया है। अगर आप रैप की बात करती हैं तो लफ्ज़, शब्द बहुत मायने रखता बहुत है। उत्कृष्ट होने चाहिए बिल्कुल। उसमें, और अगर मुझे लगता है कि काव्य उत्कृष्ट होगा तो वो रैप सुनने में भी अच्छा लगेगा। और उस रैप की वहाँ कितनी ज़रूरत है, आटे में नमक जितनी या जी नमक में आटे जितनी, जी तो ये फ़ैसला भी आप ही को करना है। उसी हिसाब से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल। बाकी मुझे लगता है कि फ्यूज़न होना चाहिए, मुझे खुद फ्यूज़न बहुत पसंद है, और रैप भी गानों में आना चाहिए, और ये एक
अलग ही जॉनर बन जाता है अपने आप बिल्कुल, में। और उत्तराखंड में भी आजकल आ ही रहे हैं ऐसे आर्टिस्ट जो अपने रैप्स वगैरह लेकर आ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि असीम संभावनाएँ हैं, इतने क्रिएटिव, इतने मेहनती बच्चे हैं कि जी, वो अगर कुछ ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उनको प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए, बिल्कुल। होना चाहिए वो। जी। अब एक सवाल मैं अपने हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ, तो उसमें ये है कि उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में हुँ। क्या एक ऐसा चेंज या क्या एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो आप करना चाहेंगी या आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोक संगीत के वाद्यों का प्रयोग, जो ढोल दमोह तो हम ले लेते हैं, हुड़का ले लेते हैं। और भी जो हमारे वाद्य हैं, रणसिंगा है, भगोरा है, ये आज की नई जनरेशन बहुत कम है जो बजा रही है। बिल्कुल। पुराने 2-3 नाम हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये उसके पारंगत हैं। जी, तो मुझे लगता है हमारे उत्तराखंडी जो वाद्य हैं, उनका प्रयोग ट्रैक्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा गानों में। होना चाहिए, ताकि वो लुप्त ना हो जाएँ। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी सोच मैं बोलूँगी कि हमारे उत्तराखंड की जो वाद्य यंत्र हैं, उनको भी एक पहचान मिलनी बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि ड्रम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए समय के साथ चलना भी ज़रूरी है। जी, मार्केट में जिस किस्म का बॉलीवुड में काम हो रहा है जी, और जी, प्रोग्रामिंग की लेयर्स आ रही हैं, वो ज़रूरी है। बट प्रोग्रामिंग के साथ आप अकॉस्टिक कितना मिला सकते हैं, बिल्कुल, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स कितना मिला सकते हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है और ये आपका एक बहुत ही जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि मैं गाना बिल्कुल, बनाऊँगी, गाना चलेगा डीजे पे, लेकिन उसमें ये साउंड रहेगा और लाइव बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि बोलते हैं कि कुमाऊँ में भी पहले छोलिया नृत्य जो था, हुँ, वो बहुत ज़्यादा तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे आपकी हुँ, बारातों में। हुँ। लेकिन अब तो वो चीज़ें नहीं यूज़ हो हैं भी रही हैं। नहीं, बजाने वाले भी नहीं हैं और ये दोनों बातें मुझे लगता है एक दूसरे के साथ-साथ चल रही हैं कि अ, उनको काम भी नहीं मिल रहा। हुँ, काम मिलता रहे तो लोग उस पे उसे करते भी रहेंगे। तो बिल्कुल। काम तभी मिलेगा जब हम स्टूडियोज़ में उसका यूसेज रखेंगे। जब एक कलाकार उस चीज़ को करना हाँ, चाहेगा तो उन लोगों को हाँ, भी रोज़गार हाँ, जो मिलेगा म्यूज़िक और अरेंजर है वो जी, चाहेगा और लाइव आर्टिस्ट को बुला के हम लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे। बिल्कुल, तो वो उनको भी एक हाँ, तो रोज़गार मिलेगा। उनको भी रोज़गार मिलेगा और जो काम कर रहे हैं और बाकी जो हमारी न्यू जनरेशन है जब वो देखेगी कि हाँ, ये भी एक वाद्य इंस्ट्रूमेंट है, है, हाँ जी। जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे लगता है जितने खुशी से गिटार और कीज़ पकड़ लेते हैं लोग, जी, वो बिल्कुल, उतनी ही मतलब जिसे कहते हैं शिद्दत के साथ में भगोरा भी पकड़ेंगे बिल्कुल, और रणसिंघा भी पकड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये एक फ़र्क है जो आ सकता है बिल्कुल। इंडस्ट्री में। ये बहुत ही मतलब मैं मानूँगी कि ये बहुत ही अच्छा चेंज इफ़ हमारी इंडस्ट्री में अगर ये आ जाए तो ये जी, बहुत ही अच्छी जी, चीज़ है। जी। तो मैम ये हमारी बातचीत थी, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमसे बात करके। जी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम गेम्स राउंड की ओर बढ़ते हैं। हुँ, तो हमारे जो गेम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। हुँ, तो हमारा जो पहला राउंड है वो है डिक्शनरी राउंड। तो इसमें मैं आपसे कुछ शब्द पूछूंगी हिंदी के जिनको आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अच्छा। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला शब्द है रास्ता। बाटू? जी, बिल्कुल, बाटू एकदम बिल्कुल सही है और इस पर नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत भी है, बाटू च संवार, जी। इस पे है। और झाड़ू, झाड़ू को हमारे यहाँ झाड़ू ही कहते हैं, कुछ और नाम मैंने सुना नहीं, जी, तो मैं झाड़ू ही। जिसे गढ़वाली में हुँ, हमारे यहाँ बोलते हैं बुआनू, बुआनू, हाँ, बुआनू मैंने सुना है, पर अपने घर में झाड़ू को झाड़ू ही सुना झाड़ू ही सुना है। है। जंगल को बन, ओके, खेत, सेरा। ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरी राउंड था और मुझे लगता है कि जो लोग गढ़वाली सीखने के इच्छुक हैं, उनको कुछ शब्द का मतलब पता चल गया होगा, तो वो उससे सीख सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट जो हमारा राउंड है, वो होता है हेल्दी जूस राउंड, ओके। जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जी, आपको उनका या तो जवाब देना है या तो करेला जूस पीना पड़ेगा। जी, पी लेंगे ये घूँट-घूँट। तो अपना कोई अनरिलीज्ड गाना, हुँ, उसकी 2 लाइनें, या तो आप सुना दो या तो आप करेला जूस पी लो। अच्छा।
करेला जूस ही पी लेती हूँ। मतलब हमें सुनने को नहीं मिला, वो अनरिलीज गाना। हाँ, बेटर। नेक्स्ट है अंडररेटेड उत्तराखंडी सिंगर। सभी इतने टैलेंटेड हैं यार, अंडररेटेड तो कोई नहीं है। एक्चुअली जो रेटिंग का ये जो सिलसिला है ना, इस पे मैं बड़ा कम बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो संगीत है और जो साधना है वो हर आर्टिस्ट की अपने उच्च लेवल पे चल रही है। तो मेरे लिए कोई अंडररेटेड नहीं है। आपके लिए सब अच्छे लेवल पे हैं। सब अपनी संगीत साधना में विलीन है। जी। ऐसी कोई हॉबी श्रद्धा जी की जो किसी को भी नहीं पता अभी? पेंटिंग। पेंटिंग आप कर अभी भी करते हैं? मैं किया करती थी कमर्शियल आर्ट और पोर्ट्रेट्स बनाया करती थी। अब थोड़ा कम हो गया है। अब संगीत की तरफ हम्म, ज़्यादा ध्यान है। जी जी जी। कौन सा म्यूजिक ट्रेंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है या ऐसा लगता है बिल्कुल फेक है? थैंक यू। और होता है ना, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है हम्म कि आप सामने से तारीफ कर रहे हो हम्म पर आपको अंदर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार चल कोई नहीं, मन रखने के लिए बोल देती हूँ। ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार, अनगिनत बार। तो उस मोमेंट में किस इंसान के साथ आपने ऐसा किया था, तो उसका नाम? चीयर्स। क्या ये करेला जूस कड़वा था? बहुत ही बुरा है पर शायद मेरा नाम लेने से ज़्यादा बुरा नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारे गेम्स राउंड भी यहीं पे ख़त्म होते हैं। मुझे जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी मुझसे बात करके उतना ही अच्छा लगा होगा। जी, जी, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और प्लूनिक्स प्रोडक्शन जो है वो इस तरह के पॉडकास्ट कर रहा है जहाँ पे उन चीज़ों पे चर्चा हो रही है जो ज़रूर होनी चाहिए। जी। तो खुशी है मुझे आपके इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू जी सो मैम, मच। थैंक यू मैम। और हम अपने सभी आर्टिस्ट को बाबा केदार जो है वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भेंट में देते हैं, तो मैं आपको भी वो देना जी, चाहूँगी। जी। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और श्रद्धा जी से बात करके जितना मुझे अच्छा लगा उतना आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही प्यारे-प्यारे पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसे ही हमारे उत्तराखंडी कलाकारों के बारे में जानने के लिए प्लूनेक्स पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए इसको। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।